खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई कैबिनेट के साथ ही पहली मीटिंग की, जिसमें कोरोना से निपटने और किसानों के कल्याण को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार ने कोरोना से तीसरी लहर से लड़ने के लिए 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का भी ऐलान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज 15,000 करोड़ का दिया गया था, जबकि अब 23,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं। उन्होंने सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हैं और 2,44,000 नए बेड बनाने का प्रावधान है। 20,000 नए आईसीयू बेड भी तैयार किए जाएंगे और इसके साथ ही देश भर में 736 जिलों में बच्चों के लिए केयर यूनिट बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा, कृषि कानून को रद्द करने की मांग को छोड़कर किसी भी बात पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें। किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियाँ समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाए गए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर समेत इसके साथ ही दूसरे मंत्रियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि जिन मंत्रियों को हटाया गया है वो व्यवस्था का हिस्सा हैं और उसका उनकी क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। पीएम ने नए मंत्रियों से कहा, पुराने मंत्रियों से मिलकर उनके अनुभव का लाभ उठाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयान देने को भी लेकर कहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम ने लगातार सामने आ रही भीड़ की तस्वीरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भीड़ को देखना सुखद नहीं है बल्कि डर पैदा करता है। लोगों का बिना मास्क के घूमना ठीक नहीं है। पीएम ने चेताया है कि गलती कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर सकती है, इसलिए लापरवाह नहीं होना चाहिए, नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। और नए मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बेवजह की बयानबाजी करने से मीडिया में आप बचें। रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा फैसला आया है। अब 2 शिफ्ट्स में काम करेगा रेल मंत्री का स्टाफ। सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होगा काम। फिलहाल रेल मंत्री के स्टाफ के लिए लागू हो गया है नया आदेश। भविष्य में पूरे रेल मंत्रालय में बढ़ाया जा सकता है कामकाज का वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्री के स्टाफ के लिए ये नया आदेश लागू हो चुका है। भविष्य में भी पूरे रेल मंत्रालय में कामकाज की जो टाइमिंग है
शिफ्ट टाइमिंग है वो बढ़ाई जा सकती है। सतना के चित्रकूट में आज से 13 जुलाई तक संघ की बड़ी मीटिंग होगी। बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और संघ के दूसरे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत और सह प्रांत प्रचारक ऑनलाइन से जुड़ेंगे, जबकि 13 जुलाई को अलग अलग संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस दौरान संगठन और देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट हैक मामले में पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने ग्वालियर में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस की साइबर सेल भी एक्टिव हो गई है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, ऐसे में पुलिस आरोपी की जल्द से जल्द पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि सिंधिया के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही उनका फेसबुक का जो अकाउंट है वो हैक हो गया था। हैकर ने सिंधिया के पेज पर उनके पुराने भाषण वीडियो अपलोड कर दिए, जो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ दिए थे। बताया जा रहा है कि सिंधिया का फेसबुक पेज कल रात हैक हुआ था। ये माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सिंधिया जी के फेसबुक अकाउंट को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दिनांक 7-8 जुलाई की दरमियानी रात को हैक कर लिया गया। विधायक श्री रमेश अग्रवाल द्वारा यहाँ पर एक शिकायत की गई है कि आईटी सेल के द्वारा जो उनका अकाउंट होल्डिंग करते थे, उनके द्वारा भी उनको जानकारी दी गई थी। तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 66 आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो उसके जांच पड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 12 जुलाई से निजी स्कूल छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 12 जुलाई से एमपी के सभी निजी स्कूल छात्रों को ऑनलाइन क्लास देना बंद कर देंगे। स्कूल एसोसिएशन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह बड़ा फैसला किया। एसोसिएशन की सबसे बड़ी मांग है कि तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने फिलहाल बच्चों के लिए स्कूल बंद रखने का जो फैसला किया है उसे वापस लिया जाए। सरकार 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल में पढ़ाए जाने की इजाजत दे। इसके साथ ही एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज के ऐलान की भी मांग की है। पूरे प्रदेश में करीब 20,000 स्कूल मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत आते हैं। पहली मांग यह है कि कोरोना के तीसरे की संभावना के चलते जो स्कूल बंद करने का निर्णय गैर सोचे समझे लिया गया है उसे तत्काल वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार के शिक्षा हमेशा प्राथमिक विषय रहा है, तो हमारी सरकार से उम्मीद हमारी उनसे निवेदन है कि हमको सभी विद्यालयों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए जिसमें निजी विद्यालयों को जो ब्याज लग रहा है उनके बिल्डिंग्स के ऊपर, जो सुविधा कंप्यूटर के ऊपर, बसों के ऊपर, कब से उसकी प्रतिबंधित हो जाएगी और वो दिवालिया होने से बच सके। एमपी में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असंतुष्ट विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इंदौर के एक शेल्टर होम में 10 बांग्लादेशी युवतियों के गायब होने का मामला सामने आया है। ये सभी युवतियां 2-2 महीने के अंतर में 3-3 के गुट में शेल्टर होम से गायब हुई हैं। सभी की गुमशुदगी के रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी बांग्लादेशी युवती का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि ड्रग माफिया सागर जैन से जुड़ी हुई इन युवतियों को 2020 में महालक्ष्मी नगर के एक होटल से छुड़वाया गया था और वृंदावन कॉलोनी के महिला उत्कर्ष संस्थान में रखा गया था। पुलिस के अनुसार इन युवतियों से, जिसमें फिरोशी से लेकर ड्रग पैडलर के रूप में काम करवाया जाता था। पूरे मामले में इंदौर के आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना है कि 2020 में किए गए रेस्क्यू मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। ये महिलाएं और ये जो युवतियां हैं पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें शेल्टर होम में सुरक्षित तरीके से रखा गया था, जहां से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको तलाश करेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में
जो ट्रायल चलेगा उसमें उनके बयानों की जरूरत भी पड़ने वाली है। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, वो उसमें पीड़ित थी और उस पूरे मामले में किसी तरह के वैधानिक निरोध में नहीं थी या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें वहाँ पे एक संरक्षण गृह में रखा गया था जहाँ से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको ढूंढेगी, पुलिस की ज़रूरत उनके बयान में पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो ट्रायल चलेगा उसमें पुलिस को उस समय तक बयान में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस उन्हें उनके दिए गए जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर उन्हें कोशिश करेगी कि उन्हें निश्चित तिथि के पहले वापस ला करके सही समय पर उनके बयान कराया जा सके। आपने आज तक सड़क पर होती सियासत देखी होगी, मगर एमपी में सड़क के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में बयान दिया कि 1990 में यूपी में मारे गए कार सेवकों के गांवों तक योगी सरकार सड़क बनवाएगी और उन्हीं के नाम पर सड़क का नाम भी रखा जाएगा। फिर क्या था, एमपी में भी बीजेपी ने सरकार के सामने यही मांग उठा दी और इसको लेकर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। आपने सियासत को सड़क पर प्रदर्शन करते देखा होगा। आपने खराब और जर्जर सड़कों पर सियासत का हल्ला सुना होगा, मगर अब सियासत सड़कों के नाम पर संग्राम के मूड में आ गई है। अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि 1990 में मारे गए कार सेवकों के नाम पर उनके गांव तक सड़क बनाई जाएगी और सड़कों का नाम उनके ही नाम पर रखा जाएगा। ये ऐलान बड़ा था और एक धर्म विशेष को रिझाने वाला था। सो नामकरण की चिंगारी यूपी से एमपी आने में देर नहीं लगी। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक और विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी ऐलान कर दिया कि एमपी में भी सड़कों का नाम कार सेवकों के नाम पर रखा जाएगा। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की तुलना बाबर और औरंगजेब से कर दी। हम भी प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के कार सेवकों की जहाँ बलिदानी जत्था है, अगर उनके नाम आते हैं तो उनके नाम पर रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया वो बारंबार स्वागत है। मुख्यमंत्री सहज ही इस तरह के कदम उठाते हैं और अगर कहीं नागरिकों के द्वारा कोई मांग आएगी भी या हमारी जानकारी में जहां जहां आएगा कि यहाँ कार सेवक यहाँ का कार सेवक थे, यहाँ शहीद हुए हैं, तो उन गांवों में या उन मार्गों के नाम उन कार सेवकों के नाम पर रखा जाएगा। बीजेपी ने बड़ा सियासी दाव चला तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब सड़क के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यूपी की योगी सरकार की नकल कर रही है हर मुद्दे पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति, यहाँ भी करने को कुछ नहीं है। विकास के नाम पे स्थिति शून्य, कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं जिसको उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में ले जाया जा सके। यहाँ भी धर्म के आधार पर बांटने का काम चालू हो चुका है और जब धर्म में आधारित राजनीति होती है तो समझा जा सकता है कि विकास के मामले में स्थिति जीरो है, कोई बताने को नहीं, उपलब्धि जीरो। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं ताकि जनता को और समाज को बांटा जा सके और उसका फायदा भाजपा को मिल सके। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एमपी में नामकरण को लेकर सियासत हुई हो। मिंटो हॉल से लेकर ईदगाह हिल्स तक का नाम बदलने की मांग बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा चुकी है। अब सड़क के नाम पर सियासत संग्राम के मूड में है। सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी सरकार की देखा देखी रामेश्वर शर्मा ने ये मांग कर दी है? क्या रामेश्वर शर्मा की मांग को सरकार मानेगी? और सवाल ये भी कि क्या सड़क बनवाने से ज्यादा सियासत का ध्यान उसके नामकरण पर है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में कल कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा लगा। बैठक में विपिन वानखेड़े, बाला बच्चन, शशांक भार्गव सहित 1 दर्जन नेता शामिल हुए। विधायकों की बैठक में चुनाव के आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कमलनाथ ने बूथ, मंडलम और सेक्टर्स को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस विधायकों को मंत्र भी दिया। संगठन को लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई थी, हम लोगों को बुलाया था, हम लोग हाजिर हैं। क्या बातचीत हुई सर? क्या कुछ संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए, ब्लॉक लेवल पर मंडलम सेक्टर को नया पूर्ण गठन करने के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बुलाया था और उसी के संबंध में सारे विधायक नहीं आए? नहीं जी, अलग अलग बुलाए थे, अलग ऐसा एक सबको नहीं बुलाया। देखिए, टाइगर असली टाइगर कौन है 2023 में मालूम पड़ेगा। आज किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? कमलनाथ जी अस्वस्थ है, उसके काफ़ी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। आज औपचारिक चर्चा और भविष्य में
कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों पर काम करना है, 2023 की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से ब्लॉक, सेक्टर, मंडलम पे कांग्रेस पार्टी काम करे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। सौजन्य सभी औपचारिक विधायक सभी अपने अपने स्तर पे सब मिलने आए हैं। कुछ विशेष नहीं, कोई विशेष बातचीत नहीं, कुछ नहीं। रणनीति बनी है कुछ प्रदेश में? किसी प्रकार से कोई रणनीति की नहीं, सौजन्य मुलाकात थी, सबसे मिलने के लिए आए थे। सब अस्वस्थ थे, स्वस्थ होके आए, सब लोग मिलने के लिए आए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने शराब तस्करी के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 350 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त की। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने करोद इलाके में छापा मारा, जहां एक गोदाम में अंग्रेजी शराब को छिपा कर रखा गया था। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया है कि शराब दिल्ली से भोपाल एक्सप्रेस के जरिए लाई जाती थी। क्राइम ब्रांच के अनुसार आगे की जांच में कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इंदौर के क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की है और पुलिस आरोपियों के हलक से कई बड़े राज निकलवाने में कामयाब भी रही। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि ड्रग रैकेट में पकड़े गए मोहजबीन के विदेश में भी कनेक्शन है। इसके साथ पिछले लॉकडाउन में भी मेहजबीन ने लगभग 40 लाख की एमडी ड्रग इंदौर और मुंबई में खपाई थी। इतना ही नहीं, इन आरोपियों की तार अफगानिस्तान से भी जुड़ी हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस मेहजबीन के पासपोर्ट और बैंक डिटेल निकलवा रही है, मामले की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रारंभिक जानकारियों में ऐसी बातें आई कि कुछ दूसरे देशों में भी कुछ एक आध लोगों से इनकी बातचीत, चैटिंग या इस तरह की जानकारियां सामने इस तरह की कई उन्होंने महिलाओं को इस ग्रुप में बना रखा है, जिनके माध्यम से उन युवाओं तक पहुंचते हैं और उनको फिर ड्रग की लत लगाने की कोशिश करते हैं। चारों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया है। इनको रिमांड पे लेकर पूछताछ की जा रही है। देवास जिले के हार पिपलिया में ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हार पिपलिया के रहने वाले गणेश जाट नाम के एक किसान को अपनी जमीन का नामांतरण करवाना था, जिसके बदले कंप्यूटर ऑपरेटर उससे 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। किसान 5 महीने से लगातार अपनी जमीन के नामांतरण और बंटवारे के लिए चक्कर काट रहा था, पर उसका काम नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने कई शिकायत इसकी ईओडब्ल्यू से की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में छापा मारकर 10,000 की रिश्वत देते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई की गई, उसके हाथ लाल हुए, नोट बरामद हुए और जो पैंट में उसने पैसा रखा था वो पैंट भी बरामद हुई। वो सभी में केमिकल लगा होने से उनके रंग लाल हो गए और रिश्वत के लिए 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए। आरोपी सचिन विश्वकर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। रतलाम के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के टोकन बेचे जाने की खबर के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी वैक्सीन सेंटर के प्रभारी और नायब तहसीलदार पर वैक्सीन के टोकन गांव वालों को बेचे जाने का आरोप लगा है। आरोप तो ये भी है कि नायब तहसीलदार ने बिना टोकन वैक्सीन न लगाने का फरमान भी सुनाया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सेंटर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। 1 घंटे बाद तहसीलदार गोपाल सोनी मौके पर पहुंचे, नाराज कार्यकर्ताओं से चर्चा की। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। नायब तहसीलदार रमेश जी गर्ग यहाँ आए, उन्होंने बोला कि सिर्फ टोकन वालों को लगेंगे, बाकी सब घर जाओ, किसी को नहीं लगेगा और सारी वायल मैं जब्त कर रहा हूँ और इस मंडल अध्यक्ष के ऊपर 353 की कार्रवाई करूंगा और ये जो जनता जो यहाँ खड़ी है जिसके पास टोकन नहीं है, इन सब पे भी 353 की कार्रवाई करूंगा। ये पटवारी और ये जो अधिकारी जो केंद्रों पर लगे हैं, ये अपने लोगों को टोकन बांटते हैं, पैसे लेते हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कुछ स्टाफ के द्वारा अच्छा व्यवहार न करने के बाबत यहाँ समस्या आई थी, क्योंकि टीकाकरण का कार्य केवल प्रशासन अकेले नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जन सहयोग और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम साहब ने निर्देशित किया। मैं यहाँ आया हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है और जो भी मामला था वो सुलझा दिया गया है और हम हमेशा ये वो करेंगे कि सहयोग से और अच्छे से हमें टीकाकरण का कार्य।
डिंडौरी के एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ करीब 7,000 रुपए छीने और फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बेहद फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया गया। सेल्समैन ने विरोध किया और कामयाब नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुट गई है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।